अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन लेक्चर 20 है, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस पढ़ना है। जब मैं रिड्यूस सिलेबस कह रहा हूँ तो बच्चों ये फेडरल बोर्ड के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। केपी में आप अपने सिलेबस से उसको कंपेयर कर सकते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स और फेलोज के साथ शेयर करना है ताकि तमाम बच्चों का फ़ायदा हो। चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा बेटा, जिसमें बताया गया कि एक इंजन है, उसका जो फ्लाई व्हील है उसको रिम के पास हैवी बनाया जाता है, रिम वाली जगह से उसको हैवी बनाया जाता है। तो उसकी वजह क्या है? वजह बेटा बड़ी सिंपल है, लेकिन उससे पहले रिम को ज़रा देख लें कि आपको डायग्राम में रिम नज़र आ रहा है। तो ये उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा यहाँ पे। अब देखें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास बच्चों ये ज़्यादातर जो व्हील है ये हॉलो है, यहाँ मैस कम है, लेकिन रिम के आसपास देखें तो मैस ज़्यादा है, रिम से ये हैवी है। इसकी रीज़न क्या है? आंसर देखें बेटा, तो हम रिम वाली जगह से फ्लाई व्हील को ज़्यादा हैवी बनाते हैं ताकि मैस ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर रहे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा दूर रहे। इसका फ़ायदा क्या है बड़ा? इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बढ़ जाता है। उसका फ़ायदा क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बढ़ने से बेटा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज़ होता है और जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म रोटेशनल स्पीड से मूव करेगी। आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अच्छा भाई मैस दूर हो जाने से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिक्रीज हो जाता है? तो हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट को रिकॉल करना है। तो एक सर्कल बना लेते हैं, ये बड़ा इसका सेंटर हो गया। अब यहाँ पे चले मैं एम लिख देता हूँ, यहाँ पे एम लिखता हूँ और ये पॉइंट ऑफ रोटेशन के करीब है। यहाँ पे जो आर है वो देख ले कम है। अब की बार हम एम जो है वो ज़्यादा दूर कर लेते हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट ऑफ रोटेशन से अब की बार आर ज़्यादा है। अब आप रिकॉल करो बेटा, I इज इक्वल टू यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। तो ये आर क्या है? ये आर डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ रोटेशन से मैस का। मैस जितना पॉइंट ऑफ रोटेशन से दूर होगा इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखें अगर मैस जो है पॉइंट ऑफ रोटेशन के करीब है यानी आर स्मॉल है तो इनर्शिया कम होगा, और जब आप आर की वैल्यू बढ़ाएंगे फिर उसका स्क्वायर लेंगे, एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो मैस पॉइंट ऑफ रोटेशन से जितना दूर होगा इनर्शिया उतना बढ़ेगा, और इनर्शिया बढ़ने से एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है। ये चीज़ हम एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में लिखेंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो ये टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। यहाँ पे अल्फ़ा को एक तरफ करना है तो आप आई को दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो अब की बार अल्फ़ा इज इक्वल टू टॉर्क बाई आई हो जाएगा। अब गौर करें तो आई बेटा यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोमिनेटर में आ गया, तो जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है वो इन्वर्स हो जाता है। तो अल्फ़ा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई। इसका मतलब है आई जितना ज़्यादा होगा उससे ए उतना कम होगा, और ए एंगुलर एक्सेलरेशन जितना कम होगा जो रोटेशनल मोशन है उतनी स्मूथ होगी, जर्क्स उतने कम प्रोड्यूस होंगे। तो ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉलर विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन, और इस तरह जर्की मोशन को अवॉइड करने के लिए जो मोशन है क्रैंक की वो स्पीडी बनाने के लिए फ्लाई व्हील को हम हैवी बनाते हैं रिम वाली जगह पे, ताकि अल्फ़ा कम से कम रहे और मोशन जो है वो स्पीडी हो, स्मूथ हो, यूनिफॉर्म हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा, यहाँ पे हमें बताया गया कि राइफल बैरल को राइफल्ड क्यों बनाते हैं। राइफल्ड बनाने का मतलब है कि उस बैरल के अंदर हमने ग्रूव्स बना रखे हैं। ये पहले आप तस्वीर देख लें, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है बेटा ये राइफल्ड बैरल का है, इसके अंदर आपको यहाँ पे ग्रूव्स नज़र आ रहे होंगे। ये नीचे वाला जो बैरल है इसके अंदर ग्रूव्स नहीं है, ये स्मूथ है, यहाँ से किस तरह के ग्रूव्स नहीं बने हुए, गुबार नहीं बने हुए, लेकिन ये जो राइफल्ड बैरल है बेटा राइफल बैरल के अंदर ग्रूव्स जो हैं वो बने हुए हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है। तो बेटा जो बैरल की जब हम राइफलिंग करते हैं तो उससे बुलेट जब निकलता है तो स्पिन करता हुआ निकलता है। अब इसका क्या फ़ायदा है? बुलेट जब स्पिन करता हुआ निकलेगा और हवा में से गुजरेगा, बड़ा हवा में से बुलेट के पास होते वक्त
उस बुलेट की मोशन स्मूथ रहेगी और स्टेबल रहेगी और इससे उसकी एक्यूरेसी टारगेट के लिए वो बढ़ जाती है। अगर वो स्मूथ रखेंगे तो फिर उस बुलेट का जो पाथ है वो अनस्टेबल रहेगा, उससे एक्यूरेसी कम होती है। लेकिन राइफल बनाने से, ग्रूव बनाने से जो बुलेट है वो स्पिन करता हुआ निकला है। ये देखें ना, यहाँ पे ये स्पिनिंग आपको नज़र आ रही है, ये स्पिनिंग करती हुई लाइंस। तो बुलेट जो है वो स्पिन करता हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इसके पास ट्रांसलेटरी मोशन भी है और स्पिनिंग यानी रोटेटरी या रोटेशनल मोशन भी है। इससे एक्यूरेसी बढ़ जाती है क्योंकि स्टेबिलिटी आती है। तो एक्सप्लेनेशन में यही चीज़ हम बता देंगे बेटा। तो जब एक बैरल की राइफलिंग की जाती है, इसका मतलब है कि उस बैरल के अंदर हम हेलिकल स्प्रिंग की तरह के स्पाइरल ग्रूव्स बना रहे हैं उस बैरल के अंदर वाली साइड पे। अब इस राइफलिंग का फ़ायदा क्या है कि इससे स्पिनिंग जो है बुलेट की बढ़ जाती है। अब जब आप बुलेट की स्पिनिंग बढ़ा देते हैं तो स्पिनिंग ऑफ बुलेट से क्या फ़ायदा होता है? स्पिनिंग ऑफ बुलेट से बुलेट जो है वो अपनी डायरेक्शन जिसमें उसको मूव करना चाहिए उसी डायरेक्शन में मूव करता है। बुलेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है और स्टेबिलिटी बढ़ने से एक्यूरेसी बढ़ जाती है। मुझे उम्मीद है ये भी समझ आया होगा और बगैर किसी डिले के क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मूव करते हैं। 3 में हमसे पूछा गया कि क्या कोई बंदा फ़र्क कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है एक रॉ एग में, एक कच्चा एग जो है जिसको बॉयल नहीं किया, और एक हार्ड बॉयल एग और एक बॉयल्ड एग में जिसको ठीक ठाक बॉयल किया गया हो, यानी उसको हाफ बॉयल नहीं किया, हार्ड बॉयल्ड है, मुकम्मल तौर पे उसको बॉयल किया है। तो इन दो एग्स में एक एग जो अनबॉयल्ड है और एक वेल बॉयल्ड है, क्या एक बंदा स्पिनिंग से इसको फ़र्क कर सकता है? तो आंसर है यस, कर सकता है। इट इज़ पॉसिबल कि बंदा जो है वो फ़र्क कर ले एक रॉ एग में और एक हार्ड बॉयल एग में, टेबल के ऊपर उनको स्पिन करते हुए। इसकी वजह क्या है तो ज़रा एक्सप्लेनेशन में जाके बताते हैं। तो जब कि हमने टेबल के ऊपर दोनों एग्स को स्पिन करना है तो स्पिनिंग इफेक्ट रॉ एग पे और हार्ड बॉयल्ड एग के ऊपर डिफरेंट होगा। रॉ एग के ऊपर क्या स्पिनिंग इफेक्ट होगा बेटा? जो रॉ एग है ना उसके अंदर जो कंटेंट है उसका वो लिक्विड फॉर्म में होना है, और जैसे ही आप उसको रोटेट करते हो, स्पिन करते हो, तो उसका जो लिक्विड है बेटा वो शेल की तरफ चला जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है। लेकिन जो हार्ड बॉयल एग है उसका कंटेंट तो अंदर से सॉलिड है, वो रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करता है और वो कंटेंट अपनी जगह पर रहता है, इधर उधर मूव नहीं करता। लेकिन रॉ एग में, कच्चे एग में, अनबॉयल्ड एग में जो लिक्विड कंटेंट है वो दीवार की तरफ, अंडे के शेल की तरफ मूव कर जाता है। डायग्राम में ये चीज़ अभी देख लें। इसके दो हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट साइड। यहाँ पे देखिए बेटा, हार्ड बॉयल्ड एग है, ये रॉ एग है। हार्ड बॉयल्ड एग अंदर से फुली तौर पे सॉलिड है, रिजिड की तरह है, और जो रॉ एग है उसमें उसका लिक्विड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ। लेकिन जैसे ही आप स्पिनिंग करते हो तो जो हार्ड बॉयल्ड एग है उसका कंटेंट जो कि सॉलिड है तो वो अपनी जगह पर रहता है। लेकिन जो कि रॉ एग है, अनबॉयल्ड एग है, उसका कंटेंट लिक्विड है, लिहाजा स्पिनिंग के ऊपर वो दीवार की तरफ आ जाता है और अंदर खाली जगह, स्पेस क्रिएट हो जाती है। जब मैस बेटा दीवार के साथ चला जाएगा, मैस पॉइंट ऑफ रोटेशन से दूर हो जाएगा, तो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर पढ़ा कि जैसे ही ये आर बढ़ता है, यानी मैस जो है इस रेडियस से, जिस आर से दूर होता जाता है, यानी आर में इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है। तो लिक्विड कंटेंट आउटसाइड पे मूव हो जाएगा स्पिनिंग पे, और इससे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होना है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रॉ एग का वो ज़्यादा हो जाता है और जो हार्ड बॉयल एग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो स्मॉलर रहता है उसके मुकाबले में। अब इसका इम्पैक्ट क्या निकलेगा बेटा? जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में, अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाई आई। तो यहाँ पे अल्फा जो है वो आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि रॉ एग का स्पिनिंग के नतीजे में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, लिहाजा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया है। एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया तो उसकी एंगुलर स्पीड डिक्रीज होगी, लिहाजा वो आहिस्ता से मूव करेगा। जबकि जो सॉलिड एग है, हार्ड बॉयल्ड एग है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम है, लिहाजा उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी और उसकी एंगुलर स्पीड भी
ज़्यादा होगी। तो जब आप स्पिन करेंगे एक ही टार्क अप्लाई करके दोनों एग्स को टेबल के ऊपर, तो जो रॉ एग है वो स्लो मूव करेगा और जो हार्ड बॉयल एग है वो फास्ट मूव करेगा। तो इससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन सा बॉयल्ड है कौन सा अनबॉयल्ड है। नेक्स्ट नंबर 4 है बेटा, इसमें हमसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन जो है एक बॉडी का जो यूनिफॉर्म मूव कर रही है सर्कल में, उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ क्यों होती है। बड़ा सिंपल सा आंसर है। और एंगल, ये जो एक्सेलरेशन है जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, इसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं बेटा। और जो एक्सेलरेशन है बॉडी का जो यूनिफॉर्म सर्कल के अंदर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर सेंटीपिटल फोर्स लग रही है। सेंटीपिटल फोर्स के नतीजे में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चूँकि हमेशा सेंटर की तरफ रहती है, लिहाजा उससे बनने वाला सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर होगा। एक्सप्लेनेशन में इसी बात को मज़ीद एलैबोरेट करते हैं बेटा। जब एक बॉडी यूनिफॉर्मली सर्कल में मूव करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है ना। यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। लेकिन बेटा चूंकि वो बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है, लिहाजा हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदलती रहेगी। क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, लिहाजा उसके अंदर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से बातों को देखें तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जब सेंटीपिटल फोर्स लगेगी, उस सेंटीपिटल फोर्स से सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन चूंकि सेंटर की तरफ रहती है, लिहाजा उससे बनने वाला एक्सेलरेशन जो है वो भी डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स द सेंटर। द फोर्स प्रोड्यूसेस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और जो कि डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स सेंटर रहेगी। क्यों टुवर्ड्स सेंटर रहेगी? क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। तो ये देख लें, फिगर बना हुआ डायग्राम है, इसमें बेटा FC सेंटीपिटल फोर्स वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है, तो उससे प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन जो है वो भी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ही होगा। जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया कि एक बॉल है जिसको सपोर्ट किया गया है एक स्ट्रिंग के साथ, और यहाँ पे जो जस्ट का वर्ड आया है ये हमें बताता है कि ये बड़ी मुश्किल से सपोर्ट है, और अगर हम थोड़ी सी और फोर्स बढ़ा देंगे स्ट्रिंग के ऊपर तो स्ट्रिंग जो है वो टूट जाएगा। अभी तो जो सपोर्ट मिली है वो विदाउट ब्रेकिंग है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर फर्दर फोर्स लगेगी स्ट्रिंग के ऊपर तो ये स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा। और आगे यही बताया कि जैसे ही हम इसको स्विंग करते हैं बेटा, स्विंगिंग मोशन देते हैं स्ट्रिंग को, बॉल को, तो ये स्ट्रिंग ब्रेक कर जाता है। हमसे पूछा इसकी वजह क्या है, तो आंसर में चलते हैं और वन लाइनर इसका आंसर बताते हैं। वन लाइनर आंसर ये है बेटा कि स्विंगिंग के ऊपर जो स्ट्रिंग ब्रेक कर रहा है, इसकी वजह यह है कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की फोर्स जो है वो इंक्रीज कर गई है। एक्सप्लेनेशन में बताते हैं ज़रा ये कैसे इंक्रीज हुआ। तो हम कंडीशन की सब हेडिंग बना लेंगे, और कंडीशन की सब हेडिंग में स्टेटमेंट से कुछ बातें निकाल के लिख लेते हैं। यहाँ पे जो बॉल है जिसको जस्ट सपोर्ट किया गया है स्ट्रिंग के साथ, उसमें जो टेंशन T है ना, वो टेंशन T इक्वल और ऑपोजिट है वेट के। किसका वेट? बॉल का, जो इस स्ट्रिंग के साथ सपोर्ट दिया गया है जिसको, उस बॉल के वेट के इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन मौजूद है। अब जैसे ही हम उसको स्विंगिंग फोर्स देते हैं बॉल को, तो बड़ा स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक होगा, क्योंकि उसमें फर्दर टेंशन जनरेट हो जाएगी और उस फर्दर टेंशन से वो ब्रेक हो जाएगा। अब ये टेंशन क्यों आ गई, तो इफेक्ट ऑफ स्विंगिंग देखें बेटा। जैसे ही उस बॉल को हम स्विंग करते हैं तो उस पर सेंटीपिटल फोर्स एक्ट करेगी, और सेंटीपिटल एक्ट करेगी टुवर्ड्स सेंटर। लेकिन सेंटीपिटल के अपोजिट फोर्स भी तो आएगी, यानी सेंटीफ्यूगल फोर्स भी उसके ऊपर एक्ट करेगी, और वो उसको अवे फ्रॉम द सेंटर मूव कराने की कोशिश करेगी। तो बेटा इस सेंटीफ्यूगल फोर्स की वजह से उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जो है वो बढ़ जाएगी, और टेंशन के बढ़ जाने से वो स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा। डायग्राम के अंदर यहाँ पे देखिए बेटा, ये वेट है उस बॉल का जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वेट, और उसके बिल्कुल अपोजिट जो है स्प्रिंग के अंदर टेंशन जनरेट हुई है। अब जैसे ही हम उसको स्विंगिंग देते हैं तो बेटा एक सेंटीपिटल फोर्स लगेगी FC जो टुवर्ड्स सेंटर होगी,
लेकिन उस सेंटीपिटल फोर्स के एक अपोजिट फोर्स लगेगी, वो होगी सेंटीफ्यूगल फोर्स। तो बेटा जो सेंटीफ्यूगल फोर्स है ये उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन को इंक्रीज कर देगी। जैसे ही टेंशन इंक्रीज होगी तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए बेटा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बताया गया कि इंसेक्ट है वो एक व्हील के एक्सिस के करीब है, और फिर हमें बताया कि जो फ्रिक्शन है इंसेक्ट और व्हील के दरमियान में वो बहुत कम है। तो ये जो वेरी स्मॉल फ्रिक्शन है ना बेटा, ये की वर्ड्स हैं, इन्हें आपने जहन में रखना है, ये आंसर में काम आएंगे। हमें आगे पूछा गया है हमसे कि हम उस इंसेक्ट की मोशन बताएं जब व्हील रोटेट करना शुरू करे। तो आंसर की तरफ चलते हैं बेटा। सिंपल इसका आंसर ये है कि जो इंसेक्ट एक्सेस ऑफ व्हील के करीब पड़ा हुआ है और वो एक्सेस और इंसेक्ट के दरमियान में फ्रिक्शन ना होने के बराबर है, तो बेटा जैसे ही व्हील रोटेट करना स्टार्ट करेगा इंसेक्ट स्पाइरल डायरेक्शन में बाहर की तरफ, व्हील से बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, स्पाइरल आउट हो जाएगा। स्पाइरल बाइंडिंग आपने देखी हुई है ना, स्पाइरल मोशन इस तरह से, ये यूं स्पाइरल इस तरह से बेटा। तो स्पाइरल डायरेक्शन में वो इंसेक्ट मूव करता हुआ व्हील से, एक्सिस से दूर चला जाएगा और व्हील से बाहर आ जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को समझें। एक्सप्लेनेशन बड़ी सिंपल सी है बेटा। हमें बताया गया कि इंसेक्ट में और व्हील के दरमियान में फ्रिक्शन ना होने के बराबर है, वेरी स्मॉल है। उसी पॉइंट के ऊपर हम अपनी एक्सप्लेनेशन को बिल्ड करेंगे बेटा। इंसेक्ट अगर अपनी जगह पे रहना चाहे जहाँ वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे खड़ा है, बैठा है, उसी जगह पे वो रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसे सेंटीपिटल फोर्स मिले। सफिशिएंट सेंटीपिटल फोर्स होगी तो अपनी जगह पे रहेगा। लेकिन हमें तो बताया गया कि इंसेक्ट और व्हील के दरमियान में फ्रिक्शन बहुत स्मॉल है। फ्रिक्शन कम होने से इंसेक्ट जो है वो सफिशिएंट सेंटीपिटल फोर्स हासिल नहीं कर सकेगा, क्योंकि इंसेक्ट को जो सेंटीपिटल फोर्स मिलनी थी वो फ्रिक्शन से मिलनी थी। फ्रिक्शन ही ना होने के बराबर है तो सेंटीपिटल फोर्स ही ना होने के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि इंसेक्ट के ऊपर सेंटीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगी और इंसेक्ट की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जो टेंजेंट के ऊपर स्ट्रेट लाइन में लग रही होती है, टेंजेंट वाले पॉइंट पे लग रही होती है, जो बॉडी को अवे फ्रॉम द सर्कल मूव कराने में अपना रोल प्ले करती है, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। इसका नतीजा ये निकलेगा बेटा कि इंसेक्ट जो है वो एक्सिस से दूर होना शुरू कर जाएगा, स्लाइड करेगा, अवे स्लाइड करेगा फ्रॉम द एक्सिस, और वो स्पाइरल आउट हो जाएगा व्हील से। डायग्राम के अंदर देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ बग इंसेक्ट्स को ही कहेंगे। यहाँ ये देखें, पहले ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे वो बग इंसेक्ट मौजूद है। लेकिन जैसे ही व्हील को आप एंगुलर वेलोसिटी देते हैं, ओमेगा देते हैं, यानी व्हील रोटेट करता है, तो बग यानी इंसेक्ट जो है वो स्पाइरल रास्ते से होता हुआ स्पाइरल आउट हो जाएगा, व्हील से बाहर आ जाएगा। तो देखिए व्हील से बाहर आ गया, एक्सिस से दूर चला गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए बेटा, जिसमें हमसे सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेटरी मोशन पूछा गया है। क्वेश्चन 7 की हमने बात इसलिए नहीं की कि वो रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो डायरेक्ट 8 के ऊपर आ गए। आंसर देखें बेटा, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चूंकि इनर्शिया है, लिहाजा बेटा वो रोटेशनल मोशन में आने वाली चेंज को अपोज करेगा। अब एक्सप्लेनेशन की एडिंग में इसी बात को हमने एक्सप्लेन कर देना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू ma होता है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और रोटेशनल मोशन में टार्क को कैसे लिखते हैं, एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बेटा कंपेयर करें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स है और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड पे टार्क आ गया। यानी जो फोर्स है और टार्क है ये एक दूसरे के एनालॉग है, एक दूसरे के एनालॉगस हो गए। फिर इधर जो है वो एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन है और इक्वेशन 2 में एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये भी एक दूसरे के एनालॉगस हो गए। तो पीछे आप देखें मैस की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है, आई आ गया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है। इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू मास इन लीनियर मोशन, यही हमारा पॉइंट है। तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई है इसका वही रोल है रोटेटरी मोशन में जो मास का ट्रांसलेटरी मोशन में है। ट्रांसलेटरी मोशन में जो मास है बेटा
वो भी स्टेट को अपोज करता है, चेंज को अपोज करता है। एग्जैक्टली उसी तरह से जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई है वो वो रोटेशनल मोशन के अंदर वो भी आने वाले चेंज को अपोज करेगा। तो हमारी कंक्लूजन ये निकली कि जो सिग्निफिकेंस है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वो ये है कि ये रोटेशनल मोशन में आने वाली चेंज को अपोज करता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमसे पूछा गया कि कॉस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम वाटर के ड्रॉप्स ऐड होने से क्यों स्लो हो जाता है। तो वन लाइनर आंसर बेटा ये है कि कॉस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम में जब मज़ीद वाटर ड्रॉप्स ऐड करते हैं तो वो स्लो हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बीकर का वो बढ़ जाता है। ज़रा पहले डायग्राम में देख लें, ये रोटेटिंग सिस्टम है, रोटेट कर रहा है, इसके ऊपर बीकर पड़ा हुआ है। बीकर में जैसे ही फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाने से ये रोटेटिंग सिस्टम डिक्रीज हो जाता है। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में जाके हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देंगे। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसको हम कैसे लिखते हैं, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बताता है कि आई ओमेगा कांस्टेंट होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ से हम ओमेगा को एक तरफ करेंगे तो आई राइट हैंड साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई आई। यहाँ पे गौर करें तो ओमेगा और आई एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यही चीज़ हमने आगे भी लिख ली, ओमेगा एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब आई बढ़ेगा, आई इंक्रीज होगा तो ओमेगा बेटा डिक्रीज होगा, एंगुलर स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी। तो यही वजह है कि जब हम बीकर के अंदर वाटर ड्रॉप्स ऐड करते हैं तो मास ऑफ बीकर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर है। तो एम के बढ़ने से आई बढ़ेगा और आई के बढ़ने से ओमेगा डिक्रीज होगा, ताकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहे। इस तरह एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी है बेटा वो डिक्रीज हो जाएगी। जब आई जो है वो इंक्रीज होगा तो ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा। टू मेक द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 9 के बाद 11 के ऊपर आ रहे हैं, 10 जो है वो रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है कि एक ट्रैक्टर है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो उसका हैवियर व्हील बेटा स्लो रोटेट कर रहा है और उसका जो लाइटर व्हील है, आगे वाला व्हील है, वो फास्ट रोटेट करता है। इसकी वजह बताएं, एक्सप्लेनेशन दें। तो वन लाइनर इसका आंसर ये है बेटा कि जब ट्रैक्टर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो हैवियर व्हील जो है वो स्लो मूव करता है, लाइटर व्हील फास्टर मूव करता है। तो इसकी दो पॉसिबल रीजंस हैं। एक तो ये कि दोनों के रेडियस के अंदर, दोनों के रेडियाई के अंदर फ़र्क है। हैवियर व्हील बड़ा है, स्मॉलर व्हील छोटा है, लिहाजा रेडियस का फ़र्क आ गया। इसकी वजह से हैवियर व्हील जो है वो स्लो मूव करता है। और फिर जो दूसरा है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के भी फ़र्क है ना। हैवियर व्हील हैवी है, उसका मास ज़्यादा, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, तो उसका ओमेगा कम होगा। इसी तरह जो स्मॉलर व्हील है उसका एम कम, उसका आई कम होने से उसका ओमेगा ज़्यादा हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हमने एक्सप्लेनेशन में खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। फ़र्ज़ करो बेटा जो हैवियर व्हील है ना उसका रेडियस R1 है, तो फिर जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कैसे निकालेंगे, उस डिस्टेंस को हम S1 कह देते हैं। और ये डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ रोटेशंस को रेडियस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक व्हील है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, वो एक सेकंड में कितनी रोटेशंस कंप्लीट करता है, उन रोटेशंस को, नंबर ऑफ रोटेशंस को आप रेडियस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेटा टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो हमें पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड इनटू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी रेडियस। तो ये हमने फार्मूला बना लिया, ये फार्मूला बनाया हमने हैवियर व्हील के लिए। इसी तरह जो स्मॉलर व्हील है, जो लाइटर व्हील है, उसके लिए हम R2 कहेंगे और डिस्टेंस S2 हो जाएगा। तो S2 भी उसी तरह रोटेशंस पर सेकंड इनटू R2। अब बेटा दोनों जो व्हील्स हैं हैवियर बी और जो लाइटर हैं दोनों एक ही ट्रैक्टर के साथ जुड़े हुए हैं ना, जो दोनों चूँकि एक ही ट्रैक्टर के साथ जुड़े हैं लिहाजा सेम टाइम में वो सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो
डिफरेंट डिस्टेंस कवर करें, एक टाइम में एक जितना ही वो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, क्योंकि एक ही ट्रैक्टर का वो हिस्सा है। इसका मतलब है S1 और S2 के इक्वल होगा। तो S1 का भी हमने फार्मूला बनाया, S2 का भी ऊपर बनाया, तो चले वो नीचे लिख दें। ये आ गया S1 का फार्मूला रोटेशंस पर सेकंड इंटू R1, ये आ गया S2 का फार्मूला रोटेशंस पर सेकंड इंटू R2। अब बेटा चूंकि R1 बड़ा है R2 से, हैवियर जो व्हील है वो बड़ा है साइज में लाइटर व्हील से, लिहाजा हैवियर व्हील की रोटेशंस पर सेकंड कम होंगी। हैवियर व्हील की रोटेशंस पर सेकंड कम होने का मतलब है उसकी स्पीड कम होगी, वो स्लो मूव करेगा। चले मैं फर्जी वैल्यूज लेके मैथमेटिकली इस चीज़ को प्रूव करता हूँ आपके लिए, क्योंकि मैथमेटिकली चीज़ आपको बेहतर तौर पे समझ आएगी। फ़र्ज कर लो कि जो लाइटर व्हील है ना, उसके लिए जो R2 है उसकी हम अपनी तरफ से वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 2 मीटर, ये फर्जी वैल्यूज़ हैं। और उसके लिए जो नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड है ना, वो हम ले लेते हैं 4 रोटेशंस पर सेकंड। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो राइट हैंड साइड पे आंसर क्या आएगा बेटा, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 यूनिट। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए बेटा, तो R1 की हम कोई वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। R1 बड़ा है ना, तो R2 से बड़ा होना चाहिए। R2 2 मीटर है, तो R1 बड़ा कर लें और इसको 4 मीटर कर लें। अगर R1 जो हमने 4 मीटर कर लिया, अब आप सोचो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल रखना है ना, तो राइट हैंड साइड पे आंसर क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड पे आंसर आ रहा है 8, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आंसर 8 आना चाहिए। तो किस नंबर से 4 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आए, तो वो नंबर है 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही लेफ्ट हैंड साइड पे भी आंसर 8 आएगा। और 2 क्या है, नंबर ऑफ रोटेशंस हैं। तो गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ रोटेशंस पर कितनी बनी फर्जी डाटा के साथ 2, और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी थी, राइट हैंड साइड पर रोटेशंस 4 थी। अब आपने देख लिया मैथमेटिकली भी कि जब रेडियस कम था 2 मीटर था, तब नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड 4 है, लेकिन रेडियस जैसे ही बड़ा 4 मीटर हुआ तो नंबर ऑफ रोटेशंस जो हैं वो 2 रोटेशंस पर सेकंड हो गई, यानी रोटेशंस पर सेकंड कम हो गई। रोटेशन पर सेकंड कम होने से इसका मतलब ये हुआ कि जो हैवियर व्हील है वो स्लो मूव कर रहा है। ये ट्रैक्टर की नीचे आप डायग्राम भी देख रहे हैं। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।